नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्राकृतिक वनस्पति को देखेंगे, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। और इसके साथ ही भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखेंगे। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 में आया था, उसको भी देखेंगे। और ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि वन और वनस्पति में क्या अंतर होता है, यानी ये दोनों जो है क्या होता है। तो देखिए, देखा जाए तो वन और वनस्पति में जो है कोई अंतर नहीं होता है, बस केवल और केवल एरिया का अंतर होता है। ठीक है। क्योंकि देखिए, वनस्पति जो है ये पेड़ पौधों और झाड़ियों का समूह होता है, और वन जो होता है यह भी पेड़ पौधों का ही समूह होता है। ठीक है। तो दोनों देखिए कि पेड़ पौधों का और झाड़ियों का समूह है वन और वनस्पति। ठीक है। तो इनमें जो है एरिया का अंतर होता है, क्योंकि जो वन होता है ये बहुत बड़े एरिया पर होता है, तो उसको जो है वन कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, बहुत घने हैं और बहुत बड़े एरिया पर हैं, तो उसको जो है हम लोग वन कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो है अगर पेड़ पौधे बहुत कम एरिया पर हैं, जैसे में खेत खलिहान में आप देखे होंगे एकाक दो पेड़ पौधा, सड़क के किनारे आप देखते हैं एकाक दो पेड़ पौधा, कहीं कहीं पर जमा रहता है पेड़ पौधा, तो वह जो है वनस्पति होता है, नेचुरल वेजिटेशन होता है। ठीक है। लेकिन वही अगर पेड़ पौधे या फिर झाड़िए बहुत बड़े एरिया में उग जाते हैं और घने होते हैं, तो उसको जो है वन कहा जाता है। ठीक है। जैसे देखिए कि सुंदरबन जो बंगाल की खाड़ी में है, सुंदरबन, तो वहां पर जो है सुंदरी वृक्ष है। और एक दो सुंदरी वृक्ष नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पर सुंदरी वृक्ष है, इसलिए उसको जो है वन कहा जाता है, यानी उसका नाम है सुंदर वन। ठीक है। क्योंकि वहां पर सुंदरी वृक्ष जो है बहुत ज्यादा है, घने हैं, एक दो तो वहां पर है नहीं, बहुत ज्यादा है और बहुत बड़े एरिया में है, इसलिए उसको वन कहते हैं। ठीक है, सुंदरबन को। लेकिन वनस्पति जो होता है वो कहीं कहीं पर एक दो पेड़ पौधे उग जाते हैं, जैसे आप खेत खलिहानों में देखे होंगे, सड़क के किनारे आप देखते हैं, फील्डों में देखते हैं, या फिर आप कहीं भी जाते हैं तो एकाक दो पेड़ पौधे कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं, तो वह जो है उसको वनस्पति कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो है वनस्पति है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर पेड़ पौधे हैं, तो इसको जो है वनस्पति कहा गया है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घने हैं और बड़े एरिया में है, तो इसको जो है वन कहा गया है। ठीक है। तो ये अंतर होता है, एरिया का अंतर होता है वन और वनस्पति में। बाकी तो दोनों जो है पेड़ पौधों और झाड़ियों का समूह होता है, तो उसको वनस्पति कहते हैं और उसको वन कहते हैं। लेकिन बड़े एरिया में हो तो उसको जो है वन कहा जाएगा, और कम एरिया में हो, छोटे एरिया में हो, एकाक दो हो, तो उसको हम नेचुरल वेजिटेशन यानी वनस्पति कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। अब देखिए, वन और जो वनस्पति होते हैं ये जो है स्वतः उगते रहते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से उगते हैं। जैसे अगर किसी क्षेत्र में वन और वनस्पति है, तो वहाँ के जलवायु, वहाँ के तापमान और वहाँ के मिट्टी में जो आर्द्रता है, उसके अनुसार वहाँ के पेड़ पौधे, वनस्पति या फिर वन जो है उगते रहते हैं। ठीक है। जैसे सड़क के किनारे कोई पेड़ पौधा लगा है तो अपने आप उगा है, तो उसको तो कोई मानव जाके सिंचाई नहीं करता है, कोई भी मानव उसका देख रेख नहीं करता है, वह वर्षा होगा उसके अनुसार, वहाँ उस क्षेत्र के जलवायु के अनुसार, तापमान के अनुसार जो है वह स्वतः उगते रहते हैं। ठीक है। तो वनस्पति हो या फिर वन हो, उसमें जो है किसी भी मानव का योगदान नहीं होता है, कोई भी मानव उसकी देख रेख नहीं करता है, वह स्वतः जलवायु तापमान के अनुसार जो है उगते रहते हैं। ठीक है। तो वनस्पति और वन ये दोनों जो है प्राकृतिक रूप से उगते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो आप इमेज में वन और वनस्पति देख रहे हैं, इनमें से अगर हम एक को निकाल दें तो उसको जो है पेड़ कहा जाएगा, यानी वृक्ष कहा जाएगा। ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधों के समूह को ही वन या फिर वनस्पति कहा जाता है, तो इनमें से अगर हम एक को निकाल दें तो उसको क्या कहा जाएगा? वृक्ष कहा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनको जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में। देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, इसी को सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद कटीले वन या फिर इसी को मरुस्थलीय झाड़ियाँ कहा जाता है। और है डेल्टाई वन या फिर ज्वारीय वन कहा जाता है इसको। और उसके बाद है पर्वतीय वन।
तो इन 5 वर्गों में जो है भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों को बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में इसके नाम में देखिए किसी किसी में उष्णकटिबंधीय शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये उष्णकटिबंधीय क्यों जोड़ा गया है और इसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम उसको समझते हैं। तो देखिए उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। ठीक है, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और वहां पर जो है सालों भर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, आइए इसको पूरा ग्लोब में समझते हैं। तो देखिए ये जो है पूरा ग्लोब है, मतलब पूरा पृथ्वी है, और आप जानते हैं कि पृथ्वी के बीचों बीच मतलब इस ग्लोब पर बीचों बीच एक वर्चुअल लाइन खींचा गया है जिसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है विषुवत रेखा है और जस्ट विषुवत रेखा के ऊपर जो है कर्क रेखा है। ठीक है, ये है कर्क रेखा। तो देखिए कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का जो भाग है, बीच का जो क्षेत्र है, उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, पूरे ग्लोब पर विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो भाग है उसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल भर सीधे पड़ती है। सालों भर कैसी पड़ती है, सीधे, मतलब इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है क्योंकि सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, सीधे पड़ती है। ठीक है, इस वजह से इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे उगेंगे उनके नाम में जोड़ दिया जाएगा उष्णकटिबंधीय, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वो पेड़ पौधे उग रहे हैं, इस वजह से उनके नाम में क्या जोड़ दिया जाता है, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अब देखिए आप पूरे ग्लोब पर अगर भारत की स्थिति को देखें तो भारत जो है यहाँ पर है, यानी देखा जाए तो पूरे ग्लोब में भारत उत्तर पूर्व में है। किस में है, उत्तर पूर्व में। तो देखिए कि भारत का जो है कुछ हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब उस क्षेत्र में, भारत के उस क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां होती है, तो उनके नाम में उष्णकटिबंधीय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि उष्णकटिबंधीय क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम सभी प्रकार को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो अब आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, यानी इसी को सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये वन जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। मतलब भारत के जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है पूरे साल में, एक दो दिन में नहीं, पूरे साल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वन जो होते हैं उच्च तापमान एवं उच्च आर्द्रता के कारण बड़े सघन एवं ऊंचे होते हैं। मतलब उस क्षेत्र में होते हैं जहां पर तापमान भी जो है उच्च होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस हो, और उच्च आर्द्रता मतलब वहां की मिट्टी में नमी हो, आर्द्रता हो, ज्यादा हो, तो वहां पर जो है सदाहरित वन पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि ये जो सदाबहार वन होते हैं ये बहुत ही सघन और ऊंचे होते हैं। सघन का मतलब बहुत घना होते हैं, इनके पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, तो उसको सघन कहा जाता है। अब देखिए सघन होगा तो उसको फैलने की जगह तो मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत घना है, सघन है, तो इसलिए वो कहाँ भागते हैं, ऊपर भागते हैं। तो ऊपर भागेंगे तो ऊंचा हो जाएगा। तो सदाबहार वन जो होते हैं ये बहुत ही घना होते हैं और ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि सदाबहार वन जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ पूर्वी हिमालय क्षेत्र जैसे में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम, तो ये सभी जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र हैं। तो इन सब में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ये 4 राज्य हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये जो है शिलोंग के पठार पर है। ठीक है, तो इन चारों राज्यों का नाम न देकर शिलोंग के पठार भी कभी कभी ऑप्शन में देता है। ठीक है, कहेगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उसमें रहेगा
शिलोंग के पठार ऑप्शन में, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो चारों राज्य हैं ये शिलोंग के पठार पर ही हैं, ठीक है। और नहीं तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र दे देगा, पश्चिमी घाट दे देगा, ठीक है। अब देखिए अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए जो उत्तरी पश्चिमी घाट है, जैसे ये पश्चिमी घाट है तो पश्चिम घाट के जो उत्तर है उस क्षेत्र में सदाबहार वन को सोलास वन कहा जाता है। कौन सा वन कहते हैं इसको? सोलास वन कहते हैं उत्तरी पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए सदाबहार वन कौन कौन से हैं? तो सिनकोना है, रबड़ है, महोगनी, आबनूस, बांस, एबोनी, नारियल, आयरनवुड और जारुल। तो ये सब जो है सदाबहार वन है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन है, तो उसमें जो है 3 ऑप्शन अलग रहता है और एक ऑप्शन जो है इसी में से कोई नाम दे देता है, ठीक है। या फिर कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सदाबहार वन नहीं है, तो 3 नाम इसमें से देगा और एक नाम कोई अदर दे देगा, अदर किसी वन का नाम दे देगा, ठीक है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं पर्णपाती वन। तो देखिए पर्णपाती वन को जो है पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसको मानसून वन भी कहते हैं क्योंकि ये मौसम के अनुसार अपने पत्ते झाड़ देते हैं, इस वजह से इनको मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं, यानी जो है भारत के सबसे बड़े भूभाग पर ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इतने बड़े भाग पर भारत के पर्णपाती वन है यानी पतझड़ वन है, ठीक है। देखिए पर्णपाती वन को जल उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब जल उपलब्धता का मतलब क्या हुआ कि जिस क्षेत्र में पानी की जैसी व्यवस्था होती है, जल जैसा होता है प्राकृतिक रूप से या फिर कैसे भी, तो उस आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है पर्णपाती वन को, ठीक है। जैसे देखिए जहां पर वर्षा अधिक होती है, ठीक है, वहां के वनों को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। अब देखिए आर्द्र का मतलब हुआ नमी, मिट्टी में क्या हो, नमी हो। अब जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहीं पर तो नमी होगा, तो जहां पर भी वर्षा अधिक होती है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। और जहां पर वर्षा कम होती है वहां के वनों को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। शुष्क का मतलब क्या हुआ, ड्राई, ड्राई माने सूखा। तो मिट्टी वहां की क्या हो गई होगी, सूख गई होगी क्योंकि वहां पर वर्षा कम हो रही है। तो जहां पर वर्षा कम होती है जिस क्षेत्र में, वहां के जो वन है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, ठीक है। तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो देखिए ये वन जो है उस क्षेत्र में होते हैं जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। तो ये जो है सेंटीमीटर यानी वर्षा का मात्रा जो है आपको ध्यान रखना है कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां पर वर्षा होती है उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। अब देखिए ये वन जो है कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखिए पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान है, तो यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ देखिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग है वहां पर पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। और हिमालय के तराई क्षेत्रों में, देखिए एक बार प्रश्न पूछा था तो उस ऑप्शन में था तराई क्षेत्र, तो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वहां पर भी आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और एक राज्य ध्यान में रखिएगा कि उड़ीसा राज्य में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वन कौन कौन से हैं, तो देखिए साल है, शीशम है, चंदन है, आम है, सागवान, सखुआ, महुआ और बांस। तो ये सभी बांस जो है आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। तो इन वन का नाम भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो देखिए
ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर वार्षिक वर्षा मतलब पूरे साल में जो वर्षा है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, तो वहां पर जो है शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो गई, क्योंकि पूरे साल में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहां पर वर्षा होती है उसी क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। मतलब इतना कम जहां पर वर्षा होगा एक साल में, तो वहां की जो मिट्टी होगी वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो वहां पर जो वन पाए जाएंगे उसको कहा जाएगा शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। अब देखिए ये कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में ये जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो राज्य जो है राज्यवार आप इमेज में भी देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये कौन कौन से वन है, तो शीशम है, बबूल है, कीकर है, चंदन है, आम है। तो ये सभी वन जो है शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि शुष्क पर्णपाती वन जो होता है ये काफी मूल्यवान होता है। मूल्यवान का मतलब इनको बेचने पर अधिक पैसा मिलता है। ठीक है। तो शुष्क पर्णपाती वन को। ठीक है। अब आइए वनों का हम तीसरा प्रकार देखते हैं, कटीले वन। देखिए कटीले वन को मरुस्थलीय वन या फिर मरुस्थलीय झाड़ियां भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये वन जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कितना सेंटीमीटर से कम? 50 सेंटीमीटर से। मतलब साफे वहां पर वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्र में कटीले वन पाए जाते हैं। मतलब वैसे वन जिनमें कांट होता है। और मरुस्थलीय झाड़ियां, छोटे छोटे झाड़ियां होती है, तो वह सब पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है। देखिए ये जो वन होते हैं इनकी पत्तियां कांटेदार होती है। मतलब जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो कांटे के रूप ले लेती है। ठीक है। और जड़ें जो है काफी गहरी होती है। अब देखिए जहां पर वर्षा नहीं होगी, जहां पर वर्षा नहीं होगी तो वहां के जो पेड़ पौधे होंगे पानी के तलाश में अधिक नीचे चले जाएंगे, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं मिट्टी में जो पानी घुला रहता है उसी को वह ग्रहण करते हैं। तो वह जो है पानी के तलाश में वो बहुत उसके जड़ें जो है नीचे तक चली गई रहती है, बहुत नीचे तक। इस वजह से जो कटीले वन या फिर मरुस्थलीय झाड़ियां होती है उनकी जो जड़ें होती है बहुत गहरी होती है। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन। मतलब उनके शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में जो पानी होता है वह वाष्प के द्वारा उड़ा देते हैं पत्तियों के माध्यम से। और पत्तियों में होता है छोटा छोटा छिद्र, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। तो उनको जो है एस्टोमेटा कहा जाता है, यानी रंध्र कहा जाता है। तो इसी के द्वारा पेड़ पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन करते हैं, यानी अपने शरीर से अनावश्यक पानी को उड़ा देते हैं वाष्प बनाकर। ठीक है। तो जरा सोचिए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र में साफे वर्षा नहीं हो रही है, तो वहां पर पानी की किल्लत होगी। और वहां पर जो पेड़ पौधे हैं अगर वह वाष्पोत्सर्जन करेंगे तो फिर तो वो तो मर जाएंगे, यानी वो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो पानी की कमी है और उसमें भी यदि वो वाष्पोत्सर्जन कर दें तो वो सभी पानी जो है उड़ जाएगा। इस वजह से उनकी जो पत्तियां है कंटीली हो जाती है, मतलब मोड़ा जाती है, कांट के रूप में हो जाती है, जिससे जो है रंध्र यानी स्टोमेटा बंद हो जाता है। उन वह सब जो है बंद हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है। तो उनके शरीर में पानी बची रहती है। इस वजह से वहां के जो पेड़ पौधे वन होते हैं कंटीले होते हैं। ठीक है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए ये वन कहाँ पाए जाते हैं, तो गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में। तो इन राज्यों में, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इन राज्यों में जो है कटीले वन यानी मरुस्थलीय झाड़ियां पाई जाती है। ठीक है। और उसके साथ देखिए कि वृष्टि छाया क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर पहाड़ के कारण वर्षा नहीं होती है। किसके कारण? तो पहाड़ के कारण वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है पहाड़ है। ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि जो भी मानसून होता है, यानी जो बादल होता है, वह जब पहाड़ से टकराता है तभी उस क्षेत्र में बारिश होता है। मतलब जहां पर पहाड़, पर्वत पहाड़ ज्यादा होते हैं तो वहां पर बारिश जो है ज्यादा होती है।
ठीक है, क्योंकि उसी से बादल टकरा के और उस क्षेत्र में बरस जाते हैं। तो देखिए ये जो है पहाड़ है और इधर से बादल आया यानी मानसून आके इधर टकरा गया, ठीक है। अब जिधर टकराया उधर ही वर्षा होगी। और लेकिन जरा सोचिए कि जो पहाड़ है क्या उसके बगल में वर्षा होगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि बादल तो है इसी तरफ टकरा के इधर ही बरस जाएगा और उधर वर्षा नहीं होगी, यानी इधर जो है सूखा पड़ जाएगा। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि इस साइड जो है सूखा पड़ गया है और जिधर बादल है उधर सब हरा भरा है, ठीक है। तो जिधर सूखा पड़ गया है पहाड़ के कारण उस क्षेत्र को कहते हैं हम वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, मतलब ना के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो हरे बड़े तो पेड़ पौधे होंगे नहीं, तो यहाँ पर कटीले झाड़ियाँ होगी, कटीले वन होंगे, यही सब यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो वृष्टि छाया क्षेत्रों में कटीले वन यानी मरुस्थलीय झाड़ियाँ पाई जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कटीले वन कौन कौन से हैं, तो देखिए बबूल है, खेजड़ी है, नागफनी है, कैक्टस है, खजूर और खैर। तो ये सब जो है कटीले वन है यानी मरुस्थलीय झाड़ियां हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए अगला है पर्वतीय वन। देखिए पर्वतीय वन को शंकुधारी वन भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए पर्वतीय वन जो है हिमालय क्षेत्रों में तथा ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर पाए जाते हैं पर्वतीय वन, ठीक है। देखिए हिमालय क्षेत्र जैसे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इन सभी राज्यों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं यानी शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्वतीय वनों को पर्वत के ऊंचाई के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। आप जानते हैं कि जो पर्वत होते हैं वो कहीं पर ऊंच, कहीं पर खाल, कहीं पर ज़्यादा ऊंच होते हैं, कहीं पर बहुत कम ऊंच होते हैं। एक बराबर तो पर्वत होता नहीं है, अगर एक बराबर होता तो उसको पर्वत नहीं कहते, पठार कहते हैं। क्योंकि पठार का जो ऊपरली भाग होता है वह सपाट होता है यानी प्लेन होता है, लेकिन पर्वत जो होता है वो कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं पर खाल होता है, ठीक है। तो उसको जो है पर्वत कहते हैं और इसका ऊपरली भाग जो है शंकुआकार होता है, शंकु के आकार का होता है, ठीक है। तो कहीं पर ऊंचा, कहीं पर बहुत नीचा होने के कारण पर्वत के ऊंचाई के आधार पर पर्वतीय वनों को 3 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से वो वर्ग हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत पर जहां पर पर्वतों की ऊंचाई 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच होती है, ध्यान रखिएगा किसकी ऊंचाई, तो पर्वतों की ऊंचाई जहां पर 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर के बीच हो, तो वहां पर जो वन पाए जाते हैं उनको कहते हैं शीतोष्ण वन, ठीक है। तो शीतोष्ण वन जो है कितने ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई तक शीतोष्ण वन पाए जाते हैं, ठीक है। वही अगर बात करें आर्द्र शीतोष्ण वन की, तो देखिए ये जो है 2000 मीटर से लेकर 3000 मीटर के बीच जहां पर पर्वतों की ऊंचाई होती है वहां के वनों को कहा जाता है आर्द्र शीतोष्ण वन, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि आर्द्र शीतोष्ण वन ये जो है 2000 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं जहां पर यह पर्वतों की ऊंचाई होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि जहां पर पर्वत की ऊंचाई 2800 मीटर से लेकर 4000 मीटर के बीच होती है वहां पर जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है अल्पाइन वन, या फिर इसी को कहते हैं कोणधारी वन, या फिर इसी को कहा जाता है शंकुधारी वन, ठीक है। मतलब जहां पर हिमालय पर्वत की ऊंचाई 2800 मीटर से लेकर 4000 मीटर के बीच हो वहां के जो वन होंगे उनको अल्पाइन वन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो अल्पाइन वन, ठीक है। देखिए पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने घटने से मौसम में, जलवायु में जो है तापमान में बदलाव आ जाता है। इस वजह से पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने से, घटने से जो है वनों में, पेड़ पौधों में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए शीतोष्ण वनों में ओक वृक्ष जो है ये प्रमुख है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ओक वृक्ष जो है ये शीतोष्ण वन के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आर्द्र शीतोष्ण वनों में चीड़, सिल्वर, कर, स्प्रूस, तो ये सभी जो वन हैं चीड़, सिल्वर, कर, स्प्रूस, ये आर्द्र शीतोष्ण वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और वही अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन वनों में चीड़,
जूनिफर, देवदार। तो ये सभी जो वन है ये अल्पाइन वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अल्पाइन वन जो है ये पथरीली जगहों पर होता है। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा पथरीली जगह जहां पर होगा वहां पर अल्पाइन वन पाया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सबसे लास्ट प्रकार डेल्टाई वन। देखिए डेल्टाई वन को ज्वारीय वन, मैग्रोव वन, दलदली वन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए ये वन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो है गंगा का डेल्टा क्षेत्र है, ये ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र है, और ये है गोदावरी का, और ये है कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र। तो जितने भी डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहां पर जो वन पाए जाते हैं उनको कहा जाता है डेल्टाई वन। यानी जो डेल्टाई वन होते हैं वो डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए डेल्टा वाला जो क्षेत्र होता है वह ज्वारीय भी होता है, दलदली भी होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, नदियों के कारण वहां पर दलदली हो गया है, और डेल्टा तो उसको कहते ही हैं। तो ये जो तीनों नाम है डेल्टाई वन, ज्वारीय वन और दलदली वन, ये तीनों नाम आसान है, तो इससे प्रश्न नहीं पूछता है। कहेगा कि मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि मैग्रो जब कहेगा तो आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न पूछता है कि मैग्रो वन कहाँ पाए जाते हैं। तो जो भी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र होता है वहीं पर आपको मिलेगा मैग्रो वन, या फिर उसी को कहते हैं डेल्टाई वन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे अधिक डेल्टाई वन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर जो है सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल में, बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। तो वहां पर जो डेल्टा है वहां पर सबसे अधिक डेल्टा वन यानी मैग्रो वन पाया जाता है, ठीक है। और उस वन का नाम है सुंदरी वृक्ष। क्या है? सुंदरी वृक्ष। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष है, इस वजह से उस डेल्टा का नाम पड़ा है सुंदर वन डेल्टा। अब देखिए उसका नाम सुंदरी है और बहुत ज्यादा वहां पर सुंदरी का वृक्ष है, इसलिए उसको वन कहते हैं। तो सुंदरी वन, और वह डेल्टा है तो उसको कहते हैं डेल्टा, यानी सुंदर वन डेल्टा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैग्रो वन सबसे अधिक कहाँ है, तो सुंदर वन डेल्टा में है, यानी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और वही यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा मैग्रो वन देखने को मिलता है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये अपना केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर जो है सबसे अधिक मैग्रो वन देखने को मिलता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं ISFR, ठीक है। तो ये जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखिए ये रिपोर्ट हमें बताती है भारत में वनों की स्थिति क्या है। मतलब देखिए मानव की जैसे जनगणना होती है कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, पूरे भारत में कितनी जनसंख्या है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, इस राज्य में लिंगानुपात कितना है, इस शहर की जनसंख्या कितनी है, मतलब तमाम जानकारी मानव के बारे में हो जाती है जब जनगणना होती है तब, ठीक है। तो उसी प्रकार भारत में वनों की स्थिति क्या है ये उसकी जनगणना करने का काम ये करता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। मतलब कुल मिला जुला के समझे तो ये जो है पेड़ पौधों की जनगणना कर देता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये जारी कब हुआ था, तो 13 जनवरी 2022 को हुआ था। यह 2021 का रिपोर्ट है, 2022 में यह जारी हुआ था 13 जनवरी को, ठीक है। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाता कौन है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इस रिपोर्ट को बनाता भी है और उसको प्रकाशित भी करता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट को बनाने का काम और प्रकाशित करने का काम कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बनाता भी है इस रिपोर्ट को और प्रकाशित भी करता है। बहुत सारे बच्चे जो है ISFR मार देते हैं। अरे बबुआ ये ISFR जो है ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये इसका नाम है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को बनाता कौन है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण बनाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए
यह जो है 17वीं रिपोर्ट है, मतलब इसके पहले 16 रिपोर्ट आ चुका है और यह 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, देखिए यह रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर आता है। कितने वर्ष पर आता है? तो 2 वर्ष पर। तो देखिए 2021 में आया था, तो अब इसको कब आना चाहिए था? 2023 में। तो अब आप कहिएगा कि 2023 वाला काहे नहीं बता रहे हैं? तो बबुआ देखो कि 2023 वाला अभी तक नहीं आया है और ये 2024 चल रहा है। ठीक है, 2024 ही खत्म होने वाला भी है, तो हो सकता है कि 1-2 महीना के अंदर जो है ये रिपोर्ट आ जाए। लेकिन अभी जो देखा जाए कि तत्कालिक रिपोर्ट कौन सा है सबसे नया, तो 2021 वाला ही है, क्योंकि 2023 वाला अभी तक नहीं आया है। ठीक है, इस वजह से इसको पढ़ाया जा रहा है और प्रश्न भी पूछेगा तो इसी से पूछा जाएगा। अगर आने वाली एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है 2023 वाला रिपोर्ट आ जाए तो उसमें पूछा जा सकता है, तो उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है आपको यही रिपोर्ट जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जरा सोचिए कि इस रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाता होगा। जैसे मानव की जनगणना होती है तो लोग जो है घर घर आते हैं और पूछते हैं कि आपके घर में कितने व्यक्ति हैं, महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास देखा जाए तो जनगणना के लिए जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है जनगणना होती है, पूरे स्टेट का फिर देश का निकाला जाता है। तो क्या पेड़ पौधों के साथ भी ऐसा होता है? हर पेड़ पौधा के पास जाया जाता है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए? तो देखिए ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी उपग्रह का प्रयोग करते हैं, और उस उपग्रह का नाम है रिसोर्स सेट 2। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिसोर्स सेट 2 उपग्रह का प्रयोग किया जाता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट बताने के लिए, यानी वनों की स्थिति को बताने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि किस सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। तो रिसर्च सेट 2 सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, उपग्रह का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जो है भारत में जो भी वनों की स्थिति है, प्राकृतिक वनस्पतियों की स्थिति है, उसको बताया जाता है इस उपग्रह की मदद से। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए यह रिपोर्ट जो है पहली बार कब जारी किया गया था? तो 1987 ईस्वी में जारी किया गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट को सबसे पहले जारी कब किया गया था? तो 1987 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक है, और देखिए प्रथम वन नीति कब आई थी? प्रथम वन नीति जो है ये कब आई थी? 1952 में। अब समझिए कि वन नीति क्या होता है। तो किसी भी योजना में बेहतर काम करने के लिए एक नीति बनाया जाता है। किसी भी प्रोग्राम में बेहतर काम करना हो तो उसके पहले क्या बनाया जाता है? नीति, कि हमको इस तरह से करना है पूरे साल या फिर 5 वर्षों तक। ठीक है, तो उसी प्रकार वन के बारे में क्या क्या प्रावधान करेगी सरकार, उसी को कहा जाता है वन नीति। जो पहले ही बना लिया जाता है उसी को कहते हैं प्री प्लान। ठीक है, तो ये जो प्रथम बार आया था तो उसको कहते हैं प्रथम वन नीति। ये कब आया था? 1952 में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि प्रथम वन नीति कब आया था? तो 1952 ईस्वी में आया था। ठीक है, और देखिए कि नई वन नीति कब आया था। अब देखिए कोई भी नीति हो तो एक बार नीति बन गया और जब दोबारा बनाएंगे तो वो नया रहेगा। नया रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उसी को कहते हैं नई वन नीति, या फिर दूसरे भाषा में कहें तो ये दूसरी वन नीति थी। ठीक है, पहली वन नीति आई थी 1952 में, और दूसरी वन नीति यानी नई वन नीति कब आई थी? 1988 में आई थी। ठीक है, तो तीनों जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और नई वन नीति के बारे में हम आगे आपको एक बात बताएंगे, ध्यान से देखिए। अब आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया। तो देखिए इसमें बताया गया भारत का वन क्षेत्रफल, मतलब पूरे भारत पर कितने एरिया में वन है, वन फैले हुए हैं, उसके बारे में। तो देखिए इसमें एक आंकड़ा दिया गया 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर भारत में वन है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल। तो इन 32 लाख में से 7,13,789 वर्ग किलोमीटर एरिया में केवल और केवल वन है, यानी वनस्पति है, जंगल है भारत में। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब यदि हम परसेंटेज में बात करें कि ठीक है भाई अंक में तो 7 लाख है,
अगर परसेंटेज में बात करें संपूर्ण क्षेत्रफल के भारत के, तो ये 1% हो जाता है, 21.71%। कितना परसेंट? 21.71%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यदि पूछना हो कि भारत में वनों का प्रतिशत कितना है, तो 21.71% है। ठीक है। अगर पूछना हो कि अंक में कितना है, तो कहेगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत में वन है। ठीक है। और परसेंटेज में कितना है, तो 21.71%। परसेंटेज तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। देखिए, तो ये जो है 2021 में भारत में वनों का परसेंटेज है 21.71%। लेकिन 2019 में बात करें कि कितना था, तो देखिए 21.67% था। ठीक है। भारत में वनों का परसेंटेज 2019 में 21.67% था, लेकिन 2021 में कितना हो गया? 21.71%। मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है बबुआ? तो 0.04%। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 2019 के मुकाबले 2021 में भारत में वन जो है बढ़े हैं। कितना बढ़े हैं? तो परसेंटेज में बढ़े हैं 0.04%। ठीक है। यदि पूछे कि नहीं बताइए हमको वर्ग किलोमीटर में कितना बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा कि वन वृद्धि यदि वर्ग किलोमीटर में यानी अंक के साथ पूछे, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 2261 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है भारत में वन बढ़े हैं 2019 के मुकाबले। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं कि भारत में जो वन का क्षेत्रफल है वो परसेंटेज में है 21.71%। ठीक है। कितना 2019 के मुकाबले बढ़ा है? तो 0.04% बढ़ा है। यदि वही अंक में पूछा जाए कि वन वृद्धि कितना है, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 2261 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद देखिए, वृक्ष का प्रतिशत की बात करें। वृक्ष का मतलब भारत में जो भी कहीं कहीं पर एकाक दो पेड़ पौधे हैं, उनका परसेंटेज संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के देखें तो 2.91% है। ठीक है। तो 2.91% भाग पर भारत के वृक्ष हैं केवल, मतलब कहीं कहीं पर एकाक दो पेड़ पौधे हैं। ठीक है। तो वनों का परसेंटेज आप जान गए कि भारत में वन का प्रतिशत कितना है, तो 21.71% है। और वृक्ष का प्रतिशत कितना है संपूर्ण क्षेत्रफल का, तो 2.91% है। तो अब आप तो बता सकते हैं कि भारत में वन और वृक्ष दोनों का मिलाकर परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए, कुल वनों का परसेंटेज कितना है, तो 21.71% है। और कुल वृक्षों का प्रतिशत कितना है संपूर्ण क्षेत्रफल का, तो 2.91% है। ठीक है। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो ये कितना आता है? 24.62%। ठीक है। तो ये जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इतना परसेंटेज पर वन और वृक्ष हैं। ठीक है। यानी जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं 24.62% भारत के भूभाग पर। ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने परसेंट भाग पर वन और वृक्ष हैं, तो 24.62% भाग पर। ठीक है। जब कहेगा वन और वृक्ष तो दोनों को ऐड करके बताना है। यदि केवल सिंगल पूछे कि बताइए कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन का प्रतिशत है, तो 21.71%। वही अगर पूछे केवल वृक्ष का परसेंटेज बताइए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, तो 2.91%। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। देखिए, कुल वन और कुल वृक्ष का यदि हम परसेंटेज को जोड़ देते हैं तो वो कितना हो जा रहा है? 24.62% हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, जो 1988 में, अभी आप जाने कि 1988 में आया था नई वन नीति, तो 1988 में जो नई वन नीति आया था उसमें कहा गया था कि जो देश में वनों का परसेंटेज होना चाहिए, वन यानी वृक्ष दोनों का जो परसेंटेज होना चाहिए, वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? तो 33% भाग पर संपूर्ण भारत के वन और वृक्ष दोनों मिलाकर होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आज के डेट में अभी कितना है, तो 24.62% पर है। यानी हम लोग देखा जाए तो 8.38% अभी पीछे हैं। ठीक है। ये बात कहा गया था 1988 में,
और आज के डेट में भी हम लोग 8.5% जो है पीछे हैं। मतलब पूरे भारत में प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए, जैव विविधता को जीवित रखने के लिए, मानव को, जानवरों को स्वस्थ रहने के लिए पूरे भारत के क्षेत्रफल के 33% भाग पर जो है वन और वृक्ष होना चाहिए। तभी जाके भारत जो है संतुलित होगा, शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा, जो कि आज के डेट में है 24.62%। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए राज्यों में जानते हैं वनों की स्थिति क्या है इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो देखिए, पहला है कि राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन। मतलब हम देखेंगे कि किन राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे ज्यादा वन है। तो देखिए, पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है क्षेत्रफल के अनुसार मतलब बहुत बड़े एरिया में वन वहां पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और सबसे लास्ट है महाराष्ट्र। तो ये 5 नाम जो है आपको याद रखने हैं कि ये 5 राज्यों में जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि वन किसी में राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में। तो इन 5 राज्यों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम वन। मतलब किन राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत कम वन पाए जाते हैं। तो देखिए, पहला है लद्दाख। लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, लद्दाख में जो है क्षेत्रफल के अनुसार बहुत कम वन है, क्योंकि वहां पर जो है पर्वत पठार है। लद्दाख में जम्मू कश्मीर के सटले है, तो वहां पर पर्वत पठार जो है बहुत कम है। इस वजह से वहां पर पेड़ पौधों की जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत कम है। मतलब बहुत कम एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद राज्यों की बात करें तो देखिए, हरियाणा है, पंजाब है, गोवा है, सिक्किम है और बिहार है। तो इन राज्यों में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत कम वन है। अब देखिए, हरियाणा और पंजाब हो गया, तो यहाँ पर भूमि है लेकिन कृषि योग्य भूमि है। ये दोनों ऐसे राज्य हैं कि सबसे अधिक अनाज उत्पादन करते हैं भारत में, जिससे भारतवर्ष के लोग खाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब यहाँ पर कृषि योग्य भूमि होने के कारण यहाँ पर जो है वनों का क्षेत्रफल कम है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि गोवा जो है ये बहुत छोटा है, अति चूंकि राज्य है गोवा। और उसके बाद समुद्र के नमकीन पानी के कारण वहाँ की मिट्टी भी क्या है, नमकीन है, जिससे हर तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर होंगे नहीं। इस वजह से वहाँ पर वनों का क्षेत्रफल कम है। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है जैविक राज्य है, लेकिन वहां पर जो है पर्वत पठार बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं। इस वजह से क्षेत्रफल, वनों का क्षेत्रफल वहां पर कम है। और बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार में बंजर भूमि बहुत अधिक है। यहाँ पर लोग खेत खलियान वैसे ही छोड़ दिए हैं झगड़ा तकरार के चलते। उसी प्रकार उसमें खर मुजवन उग रहा है उसमें। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वनों का क्षेत्रफल क्या है, कम है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक 1% वाला राज्य। देखिए, सर्वाधिक 1% का मतलब क्या हुआ कि उन राज्यों में वन जो है बहुत घने होंगे और बहुत ज्यादा होंगे वहां पर, ठीक है। जैसे देखिए कि पहले नंबर पर है मिजोरम, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद है नागालैंड। तो इन राज्यों में देखिए कि 1% बहुत अधिक है, 1%, ठीक है। इसका मतलब हुआ जैसे मिजोरम है, तो मिजोरम में जो है बहुत अधिक वन है, बहुत घना वन है और बहुत अधिक वन है, ठीक है। इसलिए इसको जो है 1% के लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया है मिजोरम को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वही यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले आता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में जो है 1% 90% है, यानी 90%। अब देखिए, लक्षद्वीप में अगर कहीं पर 100 काठा जमीन है तो वहां पर 90 काठा में आपको जो है केवल वन मिलेगा, 10 काठा में ही केवल ऐसे भूमि होगी, ठीक है। तो लक्षद्वीप में जो है 1% सबसे अधिक है, 90% है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य। देखिए, वन वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि पिछले रिपोर्ट के मुकाबले अगला जो रिपोर्ट आया 2021 में, उसमें देखा गया कि किन राज्यों में वन जो है बढ़ा है, ठीक है। तो पहले स्थान पर आता है तेलंगाना। तो इसमें जो है सर्वाधिक वन वृद्धि हुआ है,
पिछले रिपोर्ट के मुकाबले कितना हुआ है, तो लगभग 3%। ठीक है, लगभग 3% तेलंगाना में जो है वन की वृद्धि हुआ है पिछले रिपोर्ट के मुकाबले। दूसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर आता है उड़ीसा। ठीक है, तो इन तीनों राज्यों को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक वन वृद्धि वाले राज्य हैं। पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर उड़ीसा। और वन वृद्धि का मतलब हुआ कि पिछले रिपोर्ट के मुकाबले अगले रिपोर्ट में जो है वन बढ़े हैं उस राज्य में। ठीक है, अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था, तो 1987 में, ये आप जानते हैं। ठीक है, प्रथम वन नीति कब आया था, 1952 में। और नई वन नीति कब आया था, इसी को कहते हैं दूसरी वन नीति, तो ये आया था 1988 में। और इसी वन नीति में कहा गया था कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल में 33% भाग पर जो है वन और वृक्ष होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को। ठीक है, उसके बाद देखिए, पर्यावरण दिवस आप जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए, वन महोत्सव पूछता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो देखिए, यह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई का जो महीना होता है उसके प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि वन महोत्सव के जनक है के.एम. मुंशी। ठीक है, इनका इमेज आप देख सकते हैं, ये हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो है ये वन महोत्सव के जनक है और वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो 2021 का जो रिपोर्ट है, इसकी खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में भारत के टाइगर रिजर्व, टाइगर माने बाघ, टाइगर कॉरिडोर यानी बाघ गलियारा एवं शेर संरक्षण क्षेत्रों में वन आवरण का आकलन किया गया। मतलब इन सभी क्षेत्रों में कितने वन है, कैसे वन है, उनका भी आकलन किया गया 2021 के रिपोर्ट में, जो कि पहले कभी नहीं किया गया था। ठीक है, तो भारत के टाइगर रिजर्व में, टाइगर कॉरिडोर में, जिसको बाघ गलियारा भी कहा जाता है, और शेर के संरक्षण क्षेत्रों में जो भी वन है उनके बारे में आकलन किया गया था। ये जो 2021 का रिपोर्ट है इसमें। ठीक है, इसके पहले किसी भी रिपोर्ट में ऐसा नहीं किया गया था, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया है और ये खास बात है। ठीक है, अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताना है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, और ये पूछा जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में जो है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है भारत में। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है। मतलब भारत के अधिकांश जो वन है उसका मालिक कौन है, तो देखिए यह राज्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राज्य सरकार होती है वही वन संपदा की मालिक होती है अधिकांश। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण भूमि का 33%। मैंने आपको बताया कि जो नई वन नीति आया था 1988 में, उसके अनुसार कहा गया था कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य किया गया है, तो 33% किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वना आच्छादित है। मतलब वन आच्छादित से है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि मिजोरम में जो है सबसे अधिक वन है, उसमें सबसे घने वन हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह लक्षद्वीप है, 90% होगा, 90% भाग पर उसके क्या है, वन है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि वन रोपण प्रक्रिया है। बताइए कि वन रोपण क्या है। तो देखिए, ये है और पेड़ लगाने की, मतलब वन रोपण जो है और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वन रोपण। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। बताना है कि किन वनों को वैश्विक विरासत का वन कहते हैं।
तो देखिए पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है उस वन को जो है वैश्विक विरासत का वन कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। बताना है कि कौन सी वनस्पति जो है भारत में प्रमुख है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सबसे अधिक वन कौन है, तो देखिए वो है पतझड़ वन। जैसा कि आप पढ़े, आप शुरू में ही पढ़े, पर्णपाती वन जो होता है वो भारत में सबसे अधिक होता है, उसी को तो पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह वन जो है सबसे प्रमुख है और भारत के सबसे बड़े एरिया पर यह पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जो राज्यों के जो वन है उनको क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में बताना है कि किस राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार कितने वन हैं, उस तरह से। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है कि घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, ऐसे करते करते छोटा करते जाना है। तो देखिए आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको बताया गया अरुणाचल प्रदेश, तो 2 के बाद क्या होगा, 4। तो देखिए ऑप्शन में 2 के बाद 4 कितना में है, तो डी में भी है और ए में भी है, 2 4 2 4, तो 2 हो गया ऑप्शन। तो तीसरे नंबर पर अब आपको पता करना है, तो तीसरे नंबर पर आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ है, तो 1 हो जाएगा, तो 2 4 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार जो वन है मध्य प्रदेश में है, उसके बाद है बबुआ अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में और सबसे लास्ट में है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।